हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये लास्ट लेक्चर है और लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसके क्या क्या ऐसे चैलेंजेस है उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे और साथ में ये भी पता करेंगे कि चोर कौन है, क्राइम कौन है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से देखेंगे और समरी के साथ चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैलेंजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। एप्लीकेशन एंड द फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, कौन कौन से एप्लीकेशन थे ह्यूमन जीनोम के और कौन कौन से फ्यूचर में ऐसे चैलेंजेस आने वाले थे, देखते हैं। Deriving meaningful knowledge from the DNA sequence will define research through the coming decade, leading to our understanding of the biological system। ठीक है, जब यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, यहाँ पे 13 साल तक चला, काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, यहाँ पे खर्चा भी खूब लगा। लेकिन अगर हम जान जाए पूरे डीएनए पे कहाँ कहाँ कौन कौन से जीन है, किस तरीके से सीक्वेंस फॉर्म में है, तो ये आने वाले जो 10 साल है उसमें हमें पूरा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, this enormous task will require the expertise and creativity of the tens of the thousands scientists from the verified discipline in both the public and private sector worldwide। ठीक है, इतना इनॉर्मस, इतना बड़ा टास्क करने के लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होनी चाहिए, जो बोल सकते हैं 10 से लेके हज़ारों साइंटिस्ट यहाँ पे आ सकते हैं। वो चाहे प्राइवेट सेक्टर के थे चाहे पब्लिक सेक्टर के थे, ये यहाँ पे आके ये देखेंगे कि कौन कौन से जीन हैं जो आगे चल के क्या करने वाले हैं, किस तरीके से प्रोटीन बनाते हैं, अगर कोई डिफेक्ट हो रहा है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जा रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम कैसे क्योर कर सकते हैं जीन के लेवल पे जाके। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द हैविंग द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस में विल बी इनेबलिंग अ रेडिकली न्यू अप्रोच टू द बायोलॉजिकल रिसर्च। ठीक है, जब इस तरीके से ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ जीन है, तो एक नया यहाँ पे बोल सकते हैं, नया यहाँ पे रिसर्च फील्ड खुल गया जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक कह सकते हैं, जहाँ पे आप पूरे डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और हाई एक्यूरेसी के साथ आप फटाफट क्या कर सकते हैं, 2 डीएनए को मैच भी करा सकते हैं। ठीक है, इन द पास्ट द रिसर्चर्स स्टडी वन और फ्यू जीन एट अ टाइम। ठीक है, पास्ट में बोल सकते हैं कि जो रिसर्चर्स हैं एक या एक से ज़्यादा कुछ जीन को एक समय पर ही क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। विद द होल जीनोम सीक्वेंस एंड न्यू हाई थ्रूपुट टेक्नोलॉजी वी कैन अप्रोच अ क्वेश्चन सिस्टमेटिकली एंड ऑन अ मच ब्रॉडर स्केल। बोला गया है कि जो भी यहाँ पे ह्यूमन जीनोम में सीक्वेंसेस है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज है जिसकी वजह से जो सारे क्वेश्चंस हैं वो भी क्या हो गए, सॉल्व आउट हो चुके हैं। They can study all the gene in genome, for example, all the transcripted in the particular tissue or the organ or tumor, or how tens of the thousand of the gene and the protein work together in interconnected network टू ऑस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ द लाइफ। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जितने भी जीन हैं जीनोम में, हम जितनी भी डीएनए पे जीन प्रेजेंट होंगे जो आगे चल के क्या करने वाले हैं, प्रोटीन बनाने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन करने वाले, वो कौन होंगे, एक्सॉन होगा, एक्सॉन या बोल सकते हैं हम इसको सिस्ट्रॉन। ठीक है, सिस्ट्रॉन आगे चल के क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिस्ट्रॉन आगे चल के बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन ही करे, बट एक्सॉन जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ वहाँ पे क्या है, कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, आगे चल के क्या बनने वाले हैं, पर्टिकुलर प्रोटीन बनने वाले हैं, पर्टिकुलर टिश्यू, ऑर्गन, टीमर जो भी है वो सारी चीज़ें क्या होने वाली, बनने वाली। तो इससे हमें पूरा केमिस्ट्री पता चलता है लाइफ का कि कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल है अपने पर्टिकुलर ट्रेड के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेशन, जैसा कि हम पहले से जानते हैं 99.9% ऑफ द बेस पेयर अमंग द ह्यूमन इज सेम। लगभग 99.9% जो बेस पेयर सीक्वेंसेस हैं वो सारे इंसानों में क्या है, एक जैसे, सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है। अज्यूमिंग द ह्यूमन जीनोम एज द 3 × 10⁹ बेस पेयर इन हाउ मैनी बेसिस सीक्वेंस वुड बी डिफर्स। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि 3 बिलियन बेस पेयर है, 3 × 10⁹ बेस पेयर है, तो आप बताइए कि कितने यहाँ पे जो बेस सीक्वेंसेस हैं उनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं 0.1% है, इतना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है हर इंसान के जो डीएनए पे नाइट्रोजन बेसेस है उनके बीच में। तो यहाँ पे 3 × 10⁹ करेंगे और 0.1 का अगर हम यहाँ पे क्या करें, परसेंटेज करें बाई 100, और 0.1 को हम क्या कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, यहाँ पे एक जीरो नीचे रख के जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 3 × 10⁶
ठीक है, यहाँ पे इतना आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इतने न्यूक्लियोटाइड या इतने नाइट्रोजन बेसिस में क्या है, डिफरेंस है, क्योंकि हमने क्या किया है 3 × 10⁹ बेस पेयर में क्या है 0.1% निकाला है। तो कितने बेस पेयर से हमको एक इंसान से दूसरे इंसान के जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है, जो भी नाइट्रोजन बेसिस है, उनके सीक्वेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको सीधे क्या करना है, 3 × 10⁹ बेस पेयर को मल्टीप्लाई कर देना है, 0.1% निकालना है। परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, इधर डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ दिस डिफरेंसेस इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन दियर फिनोटिपिक अपीयरेंस। बस इतने से ही डिफरेंस, 0.1% के डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल बहुत ही अलग है, यूनिक है अपने फिनोटिपिक अपीयरेंस से। दिखने में बाहर से भी आप देख के बता सकते हैं कि ये इंसान दूसरा है, सामने वाला कोई इंसान है दूसरा, बस 0.1% के डिफरेंस से देखने को मिलता है। If one aim to find out the genetic difference between two individuals or among individual or population, sequencing the DNA every time would be daunting and expensive task। अगर आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपका एम है, आप चाहते हैं कि जेनेटिक डिफरेंस निकाले दो इंसानों के बीच में या फिर पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल हैं उनके बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक इंसान का डीएनए निकाल के उसके सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा कि किस तरीके से जीन अरेंज है, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टास्क है, ठीक है। इमेजिन एंड ट्राई टू कंपेयर द टू सेट्स ऑफ द 3 × 10⁶ बेस पेयर्स, ठीक है। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं कि 3 × 10⁶ बेस पेयर को आप किस तरीके से सीक्वेंस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक बेस पेयर था उसके सीक्वेंसिंग में $, कितना लगा था, 3। अब यहाँ पे 3 × 10⁶ बेस पेयर है, तो इसके लिए कितना खर्चा लग जाएगा अगर आप सीक्वेंसिंग करने बैठ जाएंगे, क्योंकि इतने का ही तो डिफरेंस है। बाकी सारे बोल सकते हैं नाइट्रोजन बेस सेम है, बस 3 × 10⁶ बेस पेयर क्या है, डिफरेंट है, एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बना रहा है। हम जानते हैं कि एक बेस पेयर को अगर हम पूरी तरीके से सीक्वेंसिंग करें तो $3 लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 × 10⁶ बेस पेयर को करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स 9 × 10⁶ लग जाएंगे यहाँ पे। आगे देखते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल, ठीक है। जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा क्विकली आपको बता सकता है दो लोगों के बीच का डीएनए के डिफरेंस को देख के या सीक्वेंसिंग को देखकर, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ऐसा क्या है कि दो इंसान को हम देख के बता सकते हैं इंसान अलग अलग है, कुछ तो होगा इसमें खास बात। देखिए, DNA fingerprinting involve identifying a differences in some specific region in the DNA sequence called the repetitive DNA because in these sequences small stretches of the DNA repeated many times। होता क्या है, हमारा जो DNA है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारा DNA है बहुत बड़ा सा, इसमें क्या हो रहा है, कुछ नाइट्रोजन बेस यहाँ रिपीट कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, कुछ यहाँ, ठीक है। जो रेपिटेटिव DNA होंगे ये रेपिटेटिव हैं, दिस इज रेपिटेटिव, और ये क्या होंगे, एक्सॉन होंगे, जो आगे चल के क्या होने वाले हैं, एक्सप्रेस होने वाले इन द फॉर्म ऑफ द mRNA, फिर आगे क्या बनाने वाले हैं, प्रोटीन्स बनाने वाले। तो जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है कि डीएनए में जो सीक्वेंसिंग हो रही है, बार बार जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस रिपीट कर रहे हैं उसे हम रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। और हमारा डीएनए जो है 2.2 मीटर का है, उसमें हम देख रहे हैं कि बार बार यहाँ पे सीक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो रेपिटेटिव डीएनए है, ठीक है। तो इससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बता सकते हैं। These repetitive DNA are separated from the bulk genomic DNA as different peak during the density gradient configuration। हम चाहते हैं कि हम किस तरीके से, हमको पता है हमारा DNA 2.2 मीटर का है, उसमें ज़्यादा से जो ज़्यादा पोर्शन है DNA का वो तो रेपिटेटिव है, बहुत थोड़े थोड़े सीक्वेंस है जहाँ पे कोडिंग होने वाला, जहाँ पे mRNA बनने वाला है। तो हम कैसे पता करें कि हमारा रेपिटेटिव सीक्वेंस क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सीजियम क्लोराइड में यहाँ पे बोल सकते हैं कन्फिग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा पीक बनेगा, एक छोटा पीक बनेगा, जो बल्क पीक होगा, ठीक है, ये एक बल्क पीक होगा यहाँ पे, ठीक। जो बल्क पीक होगा अब उसके बारे में देखते हैं। द बल्क डीएनए फॉर्म अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉलर पीक रिफर्स टू ए सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। बोला गया है कि जो बल्क पीक होगा और कुछ यहाँ पे और भी छोटे छोटे पीक देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को ये सारे पीक मिल रहे हैं कि जो ज़्यादा रिपीट कर रहा है, ठीक है, जो बार बार रिपीट कर रहा है वो क्या बना रहा है, बल्क जीनोमिक डीएनए बना रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट की मदद से, हम सीजियम क्लोराइड की मदद से यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा बल्क फॉर्म ऑफ डीएनए है उसको सेपरेट कर रहे हैं डीएनए से। तो जो हमारा बल्क डीएनए है वो क्या कर रहा है, एक मेजर पीक फॉर्म कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। ये रेपिटेटिव डीएनए ही है, ओके। डिपेंडिंग ऑन दी बेस composition of adenine thymine rich and guanine cytosine rich
the length of the segment and the number of repetitive unit, the satellite DNA is classified into the categories such as microsatellite and mini satellite etc. बोला जा रहा है कि जो ये यहाँ पे आपको पीक देखने को मिलेगा, देखिए ये बल्क डीएनए के दोनों ही पीक है, एक में आपको ज़्यादा पीक देखने को मिल रहा है, तो ये जो यहाँ पे बोल सकते हैं हमारा यहाँ पे ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये यहाँ पे ज़्यादा है, रिच है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा यहाँ पे माइनर पीक बन रहा है, इसको हम माइनर पीक भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा माइनर पीक है यहाँ पे हम बोल सकते हैं एडेनिन एंड थाइमिन क्या है यहाँ पे रिच है, ठीक है। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं डीएनए में, बार बार इनके सीक्वेंसेस रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ठीक है। जो हमारा सैटेलाइट डीएनए है आगे चल के दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। जो सैटेलाइट डीएनए है ये है हमारा सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। जो सैटेलाइट डीएनए है हमारा ये क्या है, दो कैटेगरी पे डिवाइडेड है। पहला क्या है हमारा माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा है मिनी सैटेलाइट, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट में क्या होता है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 से लेकर 6 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मिनी सैटेलाइट में तो यहाँ पे 11 से लेकर 60 बेस पेयर्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। दिस इज ओनली रिपीटिंग बेस पेयर्स, ओके। कि क्या है जो हमारे यहाँ पे बोल सकते हैं जो सैटेलाइट डीएनए है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सैटेलाइट जो डीएनए है, यहाँ पे जो हमारे सैटेलाइट डीएनए बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। ये बार बार क्या कर रहे हैं, जो ये माइक्रो सैटेलाइट हो गया, मिनी सैटेलाइट हो गया, ठीक। जो माइक्रो सैटेलाइट होगा यहाँ पे 1 से लेकर 6 बेस पेयर बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टेंडम रिपीटेशन, STR बोलेंगे, इसको बोलेंगे शॉर्ट, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंडम रिपीट या रिपीटेशन बोल सकते हैं। अगर हम मिनी सैटेलाइट की बात करते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सैटेलाइट इसके आगे दोनों साइड, ठीक। यहाँ पे क्या होगा VNTR में क्या देखने को मिलता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स या रिपीटेड, ठीक। तो आपको जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ये क्या होते हैं, ये रेपिटेटिव डीएनए ही है सैटेलाइट डीएनए। इस पे 2 टाइप को देखने को मिलते हैं आपको, माइक्रो सैटेलाइट हो गया, मिनी सैटेलाइट। जो माइक्रो सैटेलाइट होते हैं इनमें 1 से लेकर 6 बेस पेयर बार शॉर्ट टर्म पे रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मिनी सैटेलाइट की, तो मिनी सैटेलाइट 11 से लेकर 60 बेस पेयर एक साथ क्या करते हैं, बार रिपीट कर रहे हैं, इसे हम VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीटेड, ठीक है। दीज सिक्वेंसेज नॉर्मली, ये जो सिक्वेंसेज है, कौन से सिक्वेंस है, जो सैटेलाइट डीएनए है, चाहे ये माइक्रो सैटेलाइट हो गया, मिनी सैटेलाइट हो गया, उनके बारे में बात हो रही है। दीज सिक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे फॉर्म अ लार्जर पोर्शन इन द ह्यूमन जीनोम। ये जो सिक्वेंसेज हैं ये आगे चल के कोई प्रोटीन नहीं बनाने वाले, नॉन कोडिंग है, ठीक है, कोई प्रोटीन नहीं बनाएंगे, बट लार्ज पोर्शन में आप डीएनए के देखेंगे तो यही भरे पड़े हैं, ठीक है। दीज सिक्वेंसेज सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी जेनेटिक लेवल पे, इसका मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो बेसिस है वो क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। किसकी वजह से हो रहा है, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं सीक्वेंस, जो रिपीटेटिव डीएनए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक यहाँ पे डीएनए है, ठीक है, ये कोई डीएनए है, यहाँ पे ATTC, ठीक, बार रिपीट करा, फिर ATTC, ये रिपीट करा, यहाँ पे ATTC, ये क्या हो रहा है, बार सीक्वेंसेस बार ये डीएनए पूरा बड़ा सा है, ठीक है, ये ऐसा मैंने फोल्ड फॉर्म में बना दिया। फिर ATC, इस तरीके से क्या हो रहा है, ये मेरा डीएनए यहाँ से लेके यूं, तो यहाँ पे जो 4 बेस पेयर हैं बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने का मतलब है कि ये बार रिपीट करे तो ये आगे चल के कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेंगे, नॉन कोडिंग 1 है, ठीक है, जिसकी वजह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पास क्या है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। अब हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, तो देखिए क्या होता है, सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी सेल सच एज द ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एक्सेट्रा from an individual show a same degree of polymorphism, they become a very useful identification tool in forensic application। बोला जाता है कि जो forensic application होते हैं, कहीं पे क्राइम हो गया, कहीं पे भी जो केसेस होते हैं, आगे हम देखते हैं कि कोई आके पूरा एकदम जूम करके देख रहा है कि कोई तो सुराग मिले यहाँ पे, तो ये क्या है, अगर किसी का हेयर मिल गया, किसी का हेयर फॉलिकल मतलब मिल गया, ब्लड मिल गया,
बात सलाइवा मिल गया, मान लीजिए उसने थूक दिया है, ठीक है, स्किन का भी कोई सेल मिल गया, डेड सेल, बोन मिल गया, स्पर्म मिल गया, कोई भी चीज़ मिल गया इनमें से, तो सबके पास क्या है, सेम डिग्री ऑफ क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है नाइट्रोजन बेसिस का, जिसके बिहाफ पर ये क्या है, एक बेस्ट आइडेंटिफिकेशन टूल है जो कि फॉरेंसिक एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ कहीं पे मर्डर होता है, क्राइम होता है, वहाँ पे बाद में फॉरेंसिक टीम आती है जो पूरा हर एक चीज़ को एकदम जूम कर करके देखती है कि कोई तो एविडेंस मिल जाए किसने ये काम किया है, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जिससे वो क्राइम का पता लगाते हैं कि किसने क्या किया होगा, ठीक है। Further, as the polymorphism are inheritable from parents to the children, DNA fingerprinting is the basis of the paternity test in case of dispute, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हो गया लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसके पिताजी कौन है, ठीक है। ये होता है कि मैं इनका बेटा हूँ, ऑफकोर्स आपने सीरियल ड्रामा में देखा होगा इस तरीके की बातें, बट एक्चुअल में होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ सीरियल ड्रामा में मैंने भी देखा है। तो उसमें ये भी देखने को मिलता है कि हम किस तरीके से पता लगाएं कि ये जो सामने वाला इंसान है इस पर्सन का क्या है, पिता है या उनका पुत्र है, ये कैसे पता चलेगा। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही पता चलेगा, क्योंकि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसमें ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा एट ए जेनेटिक लेवल, ये क्या होता है, इनहेरिटेबल होता है, ये पेरेंट्स से बच्चे में जाता है, ठीक है। जो नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट कर रहे थे पापा वाले डीएनए में, तो वो वाला एक आएगा ही ना क्रोमोसोम, एक डीएनए का बोल सकते हैं हाफ सेट ऑफ द जीनोम आने वाला है, ठीक है, फादर से, हाफ किससे आना, मदर से। तो अगर आपको पता करना है कि फादर का कौन सा है, ये इनके फादर है या ये है, ठीक है, दो पर्सन के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से आप ये देख सकते हैं कि जो सामने वाला इंसान है उसमें वो बार बार पॉलीमॉर्फिज्म, और या बोल सकते हैं बार बार यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए रिपीट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये इनहर्टिबल है, ये अगर फादर के डीएनए में बार बार कोई नाइट्रोजन बेस रिपीट कर रेपिटेटिव डीएनए है तो वो क्या होगा, इनहेरिट हो जाएगा, बच्चे में भी आ जाएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं कि कौन उनके पेरेंट्स हैं। As polymorphism in a DNA sequence is the basis of the genetic mapping of the human genome as well as DNA fingerprinting, it is essential we understand what the DNA polymorphism means in a simple term। बोला गया है कि जो polymorphism है DNA सीक्वेंस में, ये क्या है, बेसिस है किसके लिए, जेनेटिक मैपिंग के लिए, कि हम किस तरीके से जीन के बीच में, फॉर एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, यहाँ पे बार बार नाइट्रोजन बेस रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जीन हैं जो रिपीट नहीं कर रहे, जिनको आगे चल के क्या करना, ट्रांसलेशन करना, प्रोटीन बनाना, अपने कैरेक्टर को शो करना है। फिर यहाँ पे इस तरीके से तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि जो जीन यहाँ पे ए बी डी, ठीक है, यहाँ पे डी हो गया, ये सी हो गया, तो हम इनके जीन के बीच का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जेनेटिक मैपिंग कर सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि जो पॉलीमॉर्फिज्म होगा ये बार बार रिपीटेटिव नाइट्रोजन बेसिस हैं जो डीएनए में बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि दो जीन के बीच में कितने डिस्टेंस है ह्यूमन जीनोम में। तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। यहाँ पे जो भी आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा जेनेटिक लेवल पे देखने को मिलेगा, अराइजेस ड्यू टू द म्यूटेशन। ये क्यों होता है कि अगर जब म्यूटेशन होता है डीएनए में तो उस पार्ट में होता है जो बार बार नाइट्रोजन बेस रिपीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे एक्सॉन है जो आगे चल के कोडिंग कर रहे हैं वो तो आगे अपना प्रोटीन बना रहे हैं, लेकिन जो हमारे रेपिटेटिव डीएनए है जो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं उनमें म्यूटेशन होगा तो इनहेरिटेबल है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है, तभी तो कोई बीमारी होती है। Different kind of mutation and their effect that you have already studied in the chapter 4 and in the preceding section in this chapter आपने पहले से ही पढ़ रखा है। न्यू म्यूटेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, न्यू म्यूटेशन में अराइजेस इन द इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल और इन द जर्म सेल, ठीक है। अगर कोई नया म्यूटेशन हो रहा है, नया चेंजेस देखने को मिला डीएनए में, तो ये आपके जो सोमैटिक सेल में भी हो सकता है, ऐसे सेल जो गैमेट्स नहीं बना रहे हैं उन्हें सोमैटिक सेल बोल सकते हैं। और जर्म सेल क्या होते हैं, ऐसे सेल जो क्या कर रहे हैं, गैमेट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नया म्यूटेशन है किसी इंडिविजुअल में या तो सोमैटिक सेल में भी हो सकता है, जर्म सेल में भी हो सकता है। सेल दैट जनरेट अ गैमेट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जर्म सेल को बोला गया है। इफ द जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पायर द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग who can transmit the mutation, it can spread to the other member of population through the sexual reproduction। बोला गया है कि अगर
जो जर्म सेल हैं, ठीक है, जो जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ है, जो ऐसे सेल हैं जो आगे चल के गैमेट्स बना रहे हैं, जो गोनैड्स के सेल है, उसमें अगर म्यूटेशन हुआ है, अगर ये म्यूटेशन पूरी तरीके से सीरियसली उस इंडिविजुअल के अंदर इम्पायर नहीं कर पा रहा, उसको ख़राब नहीं कर पा रहा है कि उसके ऑफस्प्रिंग में फिर ये एबिलिटी होगी कि वो आगे ये उसके ऊपर इफेक्ट करे, मतलब कि कोई इंडिविजुअल है जिसके जर्म सेल में क्या हो गया, किसी प्रकार से म्यूटेशन हो गया, लेकिन ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ म्यूटेशन, लेकिन आगे यही जो म्यूटेशन होने वाला है उसके अंदर होना था, वो आगे चल के उसके जो बच्चे होंगे उनके अंदर तो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आपको इसको पॉपुलेशन में फिर देखने को मिलेगा ये म्यूटेशन, ठीक है। Allelic, again recall the definition of allele from the chapter 4. Sequences, the variation has traditionally been described as the DNA polymorphism is more than one variant allele at the locus occurs in the human population with the great frequency greater than 0.01. बोला गया है कि जो एलिल हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जो जीन हैं ये क्या होते हैं, दो अल्टरनेट फॉर्म के एलिल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर एलिल का जो सीक्वेंस है उसमें अगर आपको वेरिएशन देखने को मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे जो एलिल का सीक्वेंस है उसमें अगर आपको वेरिएशन देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये बताता है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है और इसकी जो वैल्यू है ये 0.01 से ज़्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हो गई, ठीक है। In a simple term, if the inheritable mutation is observed in population at high frequency, it is called DNA polymorphism. अगर आपको सिंपल टर्म में बताया जाए एलिलिक जो ये बात सीक्वेंस की जा रही है कि जो इनहेरिटेबल म्यूटेशन होते हैं, जो हम बोल सकते हैं पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पूरे पॉपुलेशन में फैल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं जो इनहेरिटेबल म्यूटेशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसीज के देखने को, हाई चांसेस कहाँ होंगे, पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे और इसी को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन to be observed in the non-coding DNA sequences would be higher as mutation, and these sequences may not have any immediate effect impact in an individual's reproductive ability. बोला गया है कि जो ये प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है, जो वेरिएशन की किससे हो रहा है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस से हो रहा है। जो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, वहाँ पे ऐसे बेसेस हैं जो कोई प्रोटीन नहीं बना रहे, वो नॉन कोडिंग वन है, ठीक है। इनसे क्या हो रहा है, हायर चांसेस है कि म्यूटेशन हो और ये भी हो सकता है कि इसका इफेक्ट इंड्यूसमेंट में दिखे या फिर नहीं भी दिख सकता है, ठीक है। तुरंत ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस है, वहाँ पे म्यूटेशन हुआ किसी कारण से, लेकिन ज़रूरी नहीं जिस इंडिविजुअल की बॉडी में हुआ उसमें ही सारी चीज़ें दिख जाए। वो आगे चल के क्या होगा, सेक्सुअल प्रोडक्शन से आगे चल के इनहेरिट होगा, तो वो जो बोल सकते जो चेंजेस हैं उनके बच्चों में भी दिख सकता है। This mutation keep on accumulating generation after generation and form one of the basis of वेरिएबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो म्यूटेशन होते हैं ये अकुमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं हर जनरेशन के बाद जनरेशन, और आगे चल के आपको वेरिएबिलिटी में डिफरेंसेस देखने को मिलता है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज टू अ वेरी लार्ज स्केल। जैसे कि आपने देखा था सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया में लिखती हूँ, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या था कि यहाँ पे एक सिंगल बेस पेयर ही तो चेंज हुआ था जिसकी वजह से एक बीमारी हो गई सिकल सेल एनीमिया। एक सिंगल नाइट्रोजन बेस की चेंज की वजह से जो एमआरएनए था, हम बोल सकते हैं एमआरएनए में जो एमआरएनए था उसके जो सीक्वेंस था GAG से क्या हो गया था, GUG हो गया था, जिसकी वजह से जो बीटा हीमोग्लोबिन का चेन था 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड आना था, GAG से वही बनना था, लेकिन आगे चल के क्या हो गया, GUG से क्या बन गया, वहाँ पे हमारा वैलिन बन गया। तो ये भी क्या है, एक सिंगल, यहाँ पे बोल सकते हैं सिंगल बेस पेयर या सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज की वजह से आपको लार्ज स्केल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू विल बी स्टडी इन दिस डिटेल इन हायर क्लासेस। बोला गया कि अगर आप चाहते हैं इवोल्यूशन होना या स्पेसिएशन होना, एक नई स्पीसीज बन जाना, तो ये कौन सा डीएनए का वो पार्ट है जो आगे चल के इवोल्यूशन कॉज करने वाला है, आगे चल के म्यूटेशन जिसमें होने वाला है, आगे चल के एक नई प्रजाति बनने वाली है, वो होगा पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होगा, ठीक है। जो भी डीएनए के हम बोल सकते हैं जो सीक्वेंसिंग, जो कोडिंग वाले सीक्वेंस होते हैं वो आगे चल के तो अपना काम करते हैं प्रोटीन, लेकिन मोस्ट ऑफ द डीएनए का जो पोर्शन है वो रिपीटेटिव डीएनए है जो बार बार रिपीट करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आगे ये रिपीटेशन होगा, तो जो भी म्यूटेशन होगा, जो भी इवोल्यूशन होने वाला है तो रिपीटेटिव डीएनए से होगा, ठीक है। द टेक्निक ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय द एल्क जैफ्रे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूके के रहने वाले हैं, कि जो सबसे पहले जो टेक्निक थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की किसने शुरू की थी, किसने डेवलप की थी, वो कौन था, एल्क जैफ्रे थे। ये यूके के रहने वाले ने फादर ऑफ इंटरनेशनल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है। ही यूज्ड सैटेलाइट डीएनए, उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल किया, जो बार बार जिसमें नाइट्रोजन बेस रिपीट हो रहे हैं, एज अ प्रोब। प्रोब का मतलब होता क्या है, मैं यहाँ पे प्रोब लिखती हूँ,
आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज प्रोब? प्रोब का मतलब होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे प्रोब का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, उसको इस तरीके से लेबल करेंगे कि बाहर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लगा देंगे, इसी को प्रोब कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही यूज द सैटेलाइट डीएनए, इन्होंने इस्तेमाल किया है सैटेलाइट डीएनए का एज अ प्रोब, ठीक है, उसको एज अ प्रोब के फॉर्म में इस्तेमाल किया है सैटेलाइट डीएनए को, दैट शो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा कि हम जानते हैं सैटेलाइट डीएनए दो टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड मिनी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें माइक्रो का तो हमको पता है एग्जाम्पल क्या है, STR, मिस शॉर्ट टेम्पर रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे मिनी सैटेलाइट की, तो इसके बारे में देखते हैं। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स VNTR। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारे मिनी सैटेलाइट का, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पे नाइट्रोजन बेस वेरिएबल फॉर्म में रिपीट होते, कहीं 20 हो गए रिपीट, कहीं 10 बार हो गए, मतलब यहाँ पे वेरिएबल नंबर पे यहाँ पे टैंडम रिपीट्स होंगे। द टेक्निक यूज्ड एज अर्लियर इन्वॉल्व द सर्दन वॉल्ट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द रेडियो लेबल VNTR एज अ प्रोब, ठीक है। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इसे अर्लियर हम क्या बोलते थे, सर्दन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि डीएनए को हम, सर्दन ब्लॉट का मतलब होता है कि डीएनए को हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से निकाल कर, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से निकाल कर कहाँ रख रहे हैं, नाइलॉन की सीट पे रख रहे हैं, ठीक है, पुट ऑन नाइलॉन सीट, ठीक है, या नाइट्रोसेलुलोज की सीट पे रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब चूज किया। प्रोब क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर बोल सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट के साथ उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ क्या किया जाता है, पूरी तरीके से यहाँ एम्पलीफाई कर दिया जाता है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट हो रहे VNTR। ये टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सर्दन ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डीएनए को इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को निकाल के कहाँ रखा जा रहा है, नाइलॉन पे रखा जा रहा है। कौन कौन से स्टेप है यहाँ पे देखिए। पहला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आपको पहले क्या करना है, सेल के अंदर से डीएनए को निकाल लेना है। देन डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय ए रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इतना बड़ा डीएनए आप हर जगह तो कर नहीं सकते, तो आप छोटे छोटे फ्रैगमेंट आपको कराना पड़ेगा, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से। देन अगर आपने ये कर दिया तो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस आना चाहिए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसको कहाँ डालना, आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस एग्रोस शेल के अंदर डालना, जिसका छोटा साइज होगा वो बहुत जल्दी मूव करेगा एनोड की साइड फटाफट। इसको हम बहुत अच्छे से बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरीके से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कटवाया जाता है और उसको सेपरेट आउट किया जाता है एग्रोस शेल से, ठीक है। तो पहला आपने क्या करना है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर आपका 2.2 मीटर का डीएनए है, उसे आइसोलेट करना, निकाल लेना है। देन आपको क्या करना है, इतना बड़ा सा डीएनए है, पॉलीमर इतना बड़ा है, उसको आपको छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कटाना है, आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल किया, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो बीच बीच से कट करेगा। फिर आपको क्या करना है, इतने छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए तो आप इसमें से भी सेपरेट आउट करेंगे, किसकी मदद से, यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, एग्रोस शेल होगा, उसमें आपने ढेर सारे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को डाल दिया एक वेल के साइड में, जो कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। साइज जिसकी ज़्यादा छोटी होगी वो बहुत जल्दी मूव करेगा एग्रोस शेल में, वही हमारे लिए अच्छा भी होगा। ट्रांसफॉर्मिंग द ब्लॉटिंग ऑफ द separated DNA fragment to a synthetic membrane such as the nitrocellulose और नाइलॉन, ठीक है। पहले उससे पहले, ये थर्ड स्टेप से पहले बोल सकते हैं, इसके बाद थर्ड स्टेप के बाद आपको क्या करना, जो भी आपका डीएनए का फ्रैगमेंट निकला है तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। छोटे फ्रैगमेंट का मतलब क्या, टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा। आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्कलाइन मीडियम डालना है, अल्कलाइन मीडियम डालना है, जिसकी वजह से हमारा जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना, ये क्या हो जाए, ये आगे चल के सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाए, ठीक है। ये आगे चल के क्या हो जाए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो जाए। देन आपको क्या करना है, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है इसको सेपरेट आउट करना और कहाँ लेके आना है, नाइट्रोसेलुलोज या नाइलॉन के मेम्ब्रेन पे लाना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्दन ब्लॉट बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं ब्लॉटिंग लिखा गया है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ यूजिंग द लेबल VNTR प्रोब। देन इसके बाद जब नाइलॉन के ऊपर ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो हमने प्रोब तो पहले से तैयार करके रखे हैं,
देन आपको क्या करना है, इस प्रोब, ये जो हमारा प्रोब है ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। जहाँ जहाँ पर आपके बोल सकते VNTR या रिपीटेटिव DNA होंगे वहाँ वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, और जहाँ जहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है, वहाँ वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास क्या है, कोडिंग जीन है। कोडिंग जीन कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाते। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि जब आपका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एक साइड रहेगा तो उसके जो नाइट्रोजन बेस होंगे दूसरे साइड के जो भी स्ट्रैंड होंगे उनसे क्या बनाएंगे, अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो जो यहाँ पे प्रोब होगा वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री किसके साथ बनाएगा, जहाँ पर रेपिटेटिव फॉर्म ऑफ DNA होंगे, जहाँ पे आपके बोल सकते कोडिंग वाले होंगे उनके साथ कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा। देन क्या करेंगे, डिटेक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रैगमेंट बाय ऑटोग्राफी, ठीक है, एज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग शोन इन द फिगर 5.16। ठीक है, बोला गया है कि आपको फिर कैसे पता चलेगा कि जो आपने प्रोब बनाया है ये छोटा सा DNA का सिंगल स्ट्रैंडेड DNA का जो फ्रैगमेंट है उसके लिए सुटेबल है या नहीं, कैसे ये प्रोब पता करेगा। तो प्रोब ने क्या करना है, एक स्ट्रैंड यहाँ पे है सिंगल स्ट्रैंडेड हमने DNA बना रखा है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA से हमारा जो प्रोब है क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री में जो नाइट्रोजन बेस होंगे हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में, तो प्रोब भी क्या करेगा, उसी के बोल सकते हैं अपोजिट साइड भी वही नाइट्रोजन बेस के कॉम्प्लीमेंट्रीज बना देगा। लेकिन जहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जीन है, कोडिंग सीक्वेंस है, वहाँ पर हमारा प्रोब कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री शो नहीं करेगा। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑटो रेडियोग्राफी करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी में क्या देखने को मिलता है कि जहाँ जहाँ पे हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाया है वहाँ वहाँ पे हमें बोल सकते हैं डार्क बैंड दिखेगा, जहाँ जहाँ पे नहीं बनाया वहाँ पे कोई बैंड शो नहीं होगा। बस आगे देखते हैं, द VNTR बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ द सैटेलाइट DNA रिफर्स टू एज मिनी सैटेलाइट। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारा सैटेलाइट DNA होता है दो टाइप का, माइक्रो हो गया, मिनी हो गया। माइक्रो में कौन आएगा, शॉर्ट टेम्पर्ड रिपीटेड। एंड बात करते हैं मिनी सैटेलाइट में, जहाँ पे 11 से लेकर 60 बेस पेयर बार बार रिपीट भी कर सकते हैं मिनी टाइम्स। ठीक है, वो किसके एग्जाम्पल हो गए, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स के एग्जाम्पल होंगे। स्मॉल DNA सीक्वेंसेस अरेंज टैंडमली इन मेनी कॉपीज नंबर। ठीक है, एक छोटा सा DNA का सीक्वेंस होगा, में छोटा सा हम बोल सकते हैं फ्रैगमेंट है, उसमें बार बार कॉपीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, क्योंकि वो VNTR शो कर रहे हैं। और जहाँ पे VNTR नहीं शो हो रहा वहाँ पर हमारा ऑटो रेडियोग्राफी में कोई बैंड नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारा प्रोब वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया है। द कॉपी नंबर वेरी फ्रॉम द क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इंडिविजुअल। ये जो कॉपी नंबर्स होते हैं वेरी करते हैं क्रोमोसोम से क्रोमोसोम। ठीक है, द नंबर ऑफ द रिपीट सो अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। जो नंबर ऑफ रिपीट हो रहे हैं बार बार, जो यहाँ पे हमारा सैटेलाइट DNA या मिनी सैटेलाइट DNA यहाँ पे बार बार जो रिपीट कर रहा है, यहाँ पे आपको वेरी हाई नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलते हैं। एज अ रिजल्ट इन द साइज ऑफ VNTR, जो साइज होता है VNTR का वेरी इन द साइज ऑफ 0.1 से लेकर 20 KB। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो साइज होगा VNTR का वो कितना हो सकता है, व्हाट इज दिस साइज। साइज का मतलब जो बैंड बनने वाले हैं, दैट इज द साइज। ठीक है, यहाँ पे बोला गया जो साइज होगा हमारे VNTR का वो वैरी करेगा 0.1 से लेकर 20 KB तक हो सकता है। ठीक है, Consequently, after the hybridization with the VNTR probe, the auto radiogram gives many band of a different size। ठीक है, जब यहाँ पर हमारा VNTR probe ने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कर लिया है, मीन्स जो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA था उसके साथ हमारे प्रोब ने कॉम्प्लीमेंट्रीज बना ली हैं, उस केस में हमको क्या करना है, फिर ऑटो रेडियोग्राम की मदद से या ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बनी है वहाँ वहाँ आपको थिक बैंड्स देखने को मिलेंगे। जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनी वहाँ पे कोई भी बैंड नहीं होगा, वो खाली जगह होगा। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बैंड्स बनेंगे और डिफरेंट साइज के बनेंगे। ठीक है, जहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है नाइट्रोजन बेस वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ज़्यादा बनेगी, तो वहाँ पे हमें चौड़ा बैंड देखने को मिलेगा। जहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा वहाँ पे कोई बैंड ही नहीं है, और जहाँ पे रिपीट हुआ थोड़े समय के लिए तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं छोटा सा बैंड देखने को मिलेगा। तो इसकी साइज 0.1 से लेकर 20 KB तक हो सकती है। दिस बैंड गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल DNA। ये जो बैंड है ये कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न देता है किसी भी इंडिविजुअल में, क्योंकि देखिए जो 99.9% DNA में जो सीक्वेंसेस है बेसिस है सब में सेम है, लेकिन सेम होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग देखने को मिलते हैं। हर इंसान में जो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस है वो अलग अलग तरीके से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इट डिफर्स, देखिए यहाँ पे लिखा गया है इट डिफर्स फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन अ केस ऑफ मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विन। ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल डिफर करते हैं, बट एक्सेप्शन है यहाँ पे जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे, जो एक ही जाइगोट के डिवीजन से दो जाइगोट बने होंगे, दो जुड़वा बच्चे में, उनमें क्या होता है, सेम रहता है। द सेंसिटिविटी ऑफ द
टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज बाय द यूज ऑफ PCR, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि इसकी सेंसिटिविटी ये अच्छे से एक एक्यूरेसी यहाँ पे देखने को मिले DNA फिंगरप्रिंटिंग में, तो आप इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किसकी मदद से? PCR की मदद से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की मदद से। Consequently, DNA from a single cell is enough to perform a DNA fingerprinting analysis। बहुत अच्छी बात देखी गई है कि अगर हमें DNA फिंगरप्रिंटिंग करना है तो क्या हमें बॉडी से ज़्यादा सेल देने पड़ेंगे या ज़्यादा अमाउंट में हमको ब्लड देना पड़ेगा? क्योंकि ब्लड में क्या है, अगर हम 100 ml ब्लड निकालें तो बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही सेल से हमारा DNA फिंगरप्रिंटिंग हो जाए? तो हाँ, बहुत अच्छी बात देखी गई है कि DNA फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है, DNA किसी सिंगल सेल से निकाला जाए और उससे परफॉर्म किया जाएगा क्या? DNA फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस, ठीक है। इन एडिशन टू द एप्लीकेशन, इसीलिए तो बोला गया है कि अगर आपका हेयर फॉलिकल है, ठीक है, आपकी कोई भी स्किन, यहाँ पे स्किन है उससे, या फिर आपके बोन्स का थोड़ा भी सेल है, कोई भी एक सेल मिल जाए, उससे भी DNA फिंगरप्रिंटिंग, आपने थूक दिया उससे भी, उसमें भी आपके कुछ रहे होंगे सलाइवा में, उससे भी आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग हो सकता है। तो सोचो कितना ईजी है, बड़ा एक्सपेंसिव है। इन एडिशन टू द एप्लीकेशन इन द फॉरेंसिक साइंस इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है, ठीक है। जब हम जासूसों की तरह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा किसका है, क्राइम किसने किया है, वहाँ पर, ठीक है। सच एज, देखिए जैसा कि बताया गया है, इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी करेंटली मेनी डिफरेंट प्रोब आर यूज टू जनरेट अ DNA फिंगरप्रिंट्स। बोला गया है कि यहाँ पे कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा वाइडली फॉरेंसिक साइंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हम इसको और भी देखते हैं कि ये डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन को, और किस तरीके से यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन या डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं। और आज के टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोब का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि DNA फिंगरप्रिंट्स को और अच्छे से बनाया जाए। यहाँ पे लिखा गया करेंटली, आज के समय बताया गया है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोब बन रहे हैं जिसकी वजह से हम जनरेट कर पा रहे, बना पा रहे हैं DNA फिंगरप्रिंट्स। अवर टॉपिक इज कम्प्लीटेड, लास्टली दिस इज डायग्राम। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जगह क्या हो गया है, कुछ हादसा हो गया है, यहाँ पे कुछ क्रिमिनल, हमें क्रिमिनल को पता करना है, कुछ क्राइम केस हो गया है। यहाँ पे दो इंडिविजुअल पे शक है, दो इंसान पे हमें बहुत शक है। मैंने उठा लिया है सलाइवा, मुझे मिल गया है कोई एक सेल मिल गया है जिससे मैंने क्या किया, DNA फिंगरप्रिंटिंग सब कुछ बना लिया है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग मुझे बनाने आता है। मैंने क्या किया है, कौन कौन से स्टेप किए हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहला मैंने देखा कि हेयर फॉलिकल था, मैंने उठाया, मेरे दिमाग में आया कि शायद ये क्राइम का हो सकता है, ठीक है, मैंने इसका DNA फिंगरप्रिंटिंग किया। मैंने क्या किया, आइसोलेट किया, DNA को निकाला, फिर DNA को कट कराया, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की मदद से मैंने क्या कराया, कट कराया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हो गए DNA को। फिर मैंने क्या किया, एग्रोस की जेल में डाल दिया इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए। उसमें क्या होगा, जो सबसे छोटा वाला DNA का फ्रेगमेंट होगा फटाफट कैथोड से एनोड की तरफ फटाफट मूव करेगा, साइज छोटी है और यहाँ पे हम बोल सकते हैं बहुत शार्पली मूव करेगा। देन मैंने क्या किया कि हमारा जो DNA वो तो डबल स्टैंडर्ड है ऑफकोर्स, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें अल्कलाइन मीडियम डाल के मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनाना है, क्योंकि जब मेरा प्रोब होगा तभी तो इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग खेल पाएगा। तो मैंने क्या करना है कि जो सिंगल यहाँ पे DNA है उसको सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया है, किसकी मदद से, अल्कलाइन मीडियम डाल के। अब ये जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको उठा के मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ कहाँ पे, नाइलॉन पे या फिर नाइट्रोसेलुलोज पे। नाइट्रोसेलुलोज पे इसको क्या कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ। जो फ्रेगमेंट है DNA का सिंगल स्टैंडर्ड जो मैंने यहाँ पे DNA बनाया है, अब इसको क्या कर रही हूँ मैं, किसी सिंथेटिक मेम्ब्रेन या फिर बोल सकते हैं नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज पे इसको क्या कर रही हूँ, ट्रांसफर कर रही हूँ। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग बोलते हैं। और किसका ट्रांसफर कर रही हूँ, DNA का, तो सर्दन ब्लॉट हो गया, ठीक है। RNA का करती तो शायद इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्दर्न ब्लॉट, ठीक है। प्रोटीन का करती है तो वेस्टर्न ब्लॉट, ये डिफरेंट ब्लॉटिंग होती है। फिर मैंने क्या किया, मेरा यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड DNA जो है हमारे नाइलॉन के मेम्ब्रेन पे या फिर बोल सकते हैं नाइट्रोसेलुलोज के मेम्ब्रेन पे इस तरीके से पड़ा हुआ। फिर मैं क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे VNTR बनाया है, VNTR प्रोब का मतलब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। अब मैं DNA पे ही वर्क कर रही हूँ, यहाँ पे बोल सकते हैं सर्दन ब्लॉटिंग कर रही हूँ। तो मेरा जो प्रोब होगा वो किससे होगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA। जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड DNA वो कहाँ पे है, नाइलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज के सीट पे प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूँ, जो VNTR
ठीक है। VNTR प्रोब मीन्स ऐसा प्रोब बना रही, ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड है DNA में बना रही हूँ जिसके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो है ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन बेस बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो अब जो मेरा सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है उसके साथ ये VNTR जो प्रोब है आगे चल के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। जहाँ जहाँ पे मेरे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पे VNTR वाले सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे वो जाके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, जहाँ नहीं प्रेजेंट होंगे वे जहाँ पे कोडिंग वाले सीक्वेंस होंगे वहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगी। लेकिन ये कहना ईजी, अब इसको देखा कैसे जाए, ठीक है। कैसे पता कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ बन रही है कहाँ पे नहीं बन रही है, तो हम डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, जो हमारा हाइब्रिडाइज्ड DNA है उसके फ्रेगमेंट को ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको बैंड्स दिखेंगे जहाँ जहाँ पे आपका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाया मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया है, वहाँ पे आपको डार्क कलर के बैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिल्म बनेगा और जहाँ जहाँ पे नहीं बनाया वहाँ पे कोई भी फिल्म नहीं बनेगा। तो मैंने क्या किया है, इस तरीके से यहाँ पे इस वाले केस में, क्राइम के केस में मैंने बना रखा है। अब मुझे दो इंसान पे शक है, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल यहाँ पे B है, ठीक है। तो यहाँ पे A वाले इंडिविजुअल का मैंने यहाँ पे क्या लिया, हेयर फॉलिकल या DNA किसी भी फॉर्म में मैंने निकाला, देखा पैरेंटल यहाँ पे क्रोमोसोम है, यहाँ पे मैटरनल। पैरेंटल का मतलब यहाँ पे पिताजी का है, यहाँ पे माता जी का। क्रोमोसोम नंबर 7 पे आपको यहाँ पे बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो कलर्ड है ना, दिस इज द VNTR दैट इज रिपीटेड। ये कलर्ड बैंड का मतलब क्या है कि मेरी प्रोब ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर उसने इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाई है। क्योंकि ये सारा चीज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग में हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ VNTR प्रोब, ठीक है। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के साथ क्या बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाया। दिस इज द साइन, ठीक है। समझ जाइएगा कि जो यहाँ पे आपको बैंड्स दिख रहे हैं हर जगह, जो भी आपको रेड, ब्लू, येलो जो बैंड्स दिख रहे हैं, दैट बैंड इज ओनली VNTR, जहाँ पे बार बार नाइट्रोजन बेस रिपीट कर रहे हो। प्रोब के साथ उसने क्या बना रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तभी तो मैं इसको कहाँ देख पा रही हूँ, यहाँ इसको देख पा रही हूँ ऑटो रेडियोग्राफी में देख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उठाया है इंडिविजुअल 1 का, जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 7 उठाया है, जहाँ पे मैंने देखा है कि उसके फादर से जो भी क्रोमोसोम आए हैं, उसके मदर से जो भी क्रोमोसोम आए हैं, तो मेरे सिंगल स्टैंडर्ड जो भी DNA निकाला है VNTR प्रोब से, यहाँ पे इस तरीके से बैंड देखने को मिल रहे हैं। इंडिविजुअल भी है यहाँ पे, उसमें देखने को मिल रहे हैं। फिर मैंने क्रोमोसोम नंबर 2 उठाया है, ठीक है, दोनों का। तो इस तरीके से यहाँ पे बैंड्स देखते हुए मिल रहा है। ये बैंड्स क्या है, इसने क्या किया है, प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनाई, मीन्स इतनी बार यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है सीक्वेंसेस का। फिर देगा क्रोमोसोम नंबर 16, इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंसेस रिपीट हो रहे हैं। अब दो इंडिविजुअल पे है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, दोनों इंडिविजुअल का DNA निकाल के यहाँ पे मैंने क्या किया है, DNA फिंगरप्रिंटिंग कर दिया है। किस तरीके से मेरा जो VNTR प्रोब है ये कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है इनके DNA के साथ, इनके सिंगल स्टैंडर्ड DNA के साथ, ठीक है। तो ये आपको बैंड देखने को मिल गया इंडिविजुअल A में, इंडिविजुअल B में। अब जो मैंने क्राइम वाली जगह से मैंने जो वहाँ पे DNA का बोल सकते हैं हेयर फॉलिकल उठाया था, एक सैंपल उठाया था DNA के लिए, उसका भी मैंने क्या किया है, उसका भी मैं खुद से DNA फिंगरप्रिंटिंग बना के पहले से ही रख चुकी हूँ। अब यहाँ इंडिविजुअल A और इंडिविजुअल B का मुझे क्या कराना है, उस जो क्राइम वाली जगह से मैंने उठाया है उनसे क्या कराऊंगी, मैच कराऊंगी, तभी तो पता चलेगा कि चोर कौन है। मैचिंग उसी इंडिविजुअल की होगी जिसका कुछ एविडेंस छूट गया है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ शॉर्ट टेम्पर रिपीटेड STR, दैट इज STR, ठीक है। ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 7 पे इस तरीके से रिपीट हो रहा है। यहाँ पे C में देखने को मिला। C क्या है, C वो जगह है जहाँ पर हमने क्राइम वाली स्पॉट से हमने क्या उठाया है, एक हेयर फॉलिकल, एक DNA का सैंपल उठाया है जिसका मैं DNA फिंगरप्रिंटिंग बना रही हूँ। यहाँ पे रेड हो गया, येलो हो गया, इस तरीके से इसका मैंने C वाले जो क्राइम वाली जगह है वहाँ से जहाँ से मुझे एक DNA का सैंपल मिला है, मैं वहाँ से ये DNA फिंगरप्रिंटिंग बनाई हूँ। लेकिन मुझे दो इंसानों पर शक है तो मैंने क्या किया है, दोनों इंसानों का यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग बना के रख दी। तो अब मुझे क्या करना है, जो क्राइम वाली जगह है कि किसने मारा होगा, ठीक है, ये शक है ना कि किसने मर्डर किया होगा, किसने इसको किल किया होगा। तो मैंने जो क्राइम वाली पोजीशन है वहाँ से इंडिविजुअल का जो भी मुझे फॉलिकल मिला है, जो भी मुझे DNA सैंपल मिला, मैंने यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग करके रख दिया। शक मुझे A और B पे है तो मैं क्या की हूँ, इन दोनों का भी DNA फिंगरप्रिंटिंग की हूँ ताकि इससे मैच कर सके, और जिससे मैच होगा उसने ही तो उसे मारा होगा, ठीक है। तो ये C का मतलब क्या है, C फॉर क्राइम, वो तीसरा कोई इंसान नहीं है। ये C क्या है, क्राइम स्पॉट का लिया हुआ DNA सैंपल जिससे यहाँ पे DNA फिंगरप्रिंटिंग की है, ठीक है, यहाँ पे किया गया है उसका। अगर हम बात करते हैं A और B पे हमें शक है तो हमने देखा A में यहाँ पे बैंड नहीं मिल रहा है रेड वाला, ठीक है, लेकिन B में मिल रहा है। अब इससे नहीं पता चल सकता, हमें पूरा मिलाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखते हैं यहाँ पे दूसरा रेड बैंड यहाँ पे B में देखने को मिल रहा है बट A में नहीं। फिर येलो वाला बैंड रैंडमली दोनों में देखने को मिल जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे B वाला या A वाला कोई क्राइम है, हम जब पूरा बैंड मिला लेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मोस्टली ऑफ द जो बैंड्स हैं B वाले से मिल रहे हैं, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे येलो, ठीक है, B में मिल रहा है, ब्लू
ब्लू, फिर रेंडमली किसमें मिल गया, ए में मिल गया। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि दो इंडिविजुअल में यहाँ पे BNTR बार बार रिपीट भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस है बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, रिपीटेटिव DNA है। रेंडमली देखिए यहाँ पे येलो वाला भी मिल गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लू वाला भी मिल गया A और B में। फिर देखते हैं यहाँ पे कोई रेड वाले नहीं है, इसमें रेड वाले देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ब्लू वाला है तो यहाँ पे B, तो यहाँ इसका मतलब ये है कि B वाले ने ही क्राइम किया होगा, अपराध किया होगा। ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पे देखिए, कहीं पे किसी का मर्डर हो गया। अब फॉरेंसिक टीम आई, उसने देखा कि किसी की हेयर फॉलिकल है, किसी ने थूका है। ठीक है, कोई एक सैंपल मिल गया। ठीक है, उस सैंपल को उठाया, उसने लेके जाके क्या किया, DNA फिंगरप्रिंटिंग करके उसका यहाँ पे उसने DNA फिंगरप्रिंटिंग करने आता ही है सबको कि किस तरीके से आपको आइसोलेट करना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाने हैं। फिर आपको क्या करना है, इसको नाइलॉन की सीट पे या फिर नाइट्रोसेलुलोज के सीट पे उठा के रख देना है। इसके बाद आपने जो भी BNTR प्रोब बनाया उसके साथ इसका क्या कराना है, कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है। फिर आपको ऑटो रेडियोग्राफी पे इसके फिल्म को देखना है। जहाँ जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे इसका मतलब BNTR वहाँ पे रिपीट कर रहा था, और जहाँ पे नहीं बनेगा वहाँ पे हमारे कोडिंग सीक्वेंस रहे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो सी क्या है, ये क्राइम स्पॉट से उठाया हुआ किसी इंडिविजुअल का क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग। मुझे दो इंसानों पे शक था, A और B, तो मैंने उसके DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 16 को लिया है। ठीक है, ये A का हो गया, यहाँ पे B का हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पेरेंटल क्रोमोसोम है यहाँ पे बहुत ही कम रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है BNTR का, यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। क्रोमोसोम नंबर 7 ये क्या है, ब्लू, रेड और या जो भी है ये कलर येलो, ये क्या दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि जो BNTR है ये बार बार मेरी प्रूफ के साथ क्या बना रहे हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा BNTR प्रूफ है ये आगे चल के क्या कर रहे हैं, जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड इन लोगों का DNA है इंडिविजुअल A और B का, उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्रीज बना रहे हैं। दिस इज द बैंड। ठीक है, ये हमने कर लिया दोनों इंडिविजुअल के, जिन पे मुझे शक था मैंने दोनों इंडिविजुअल का DNA फिंगरप्रिंटिंग बना लिया। ठीक है, यहाँ पे हो चुका। अब मैंने जहाँ से स्पॉट किया था क्राइम वाली जगह से, मैंने वहाँ के DNA फिंगरप्रिंटिंग से मैच किया, तो मैच देखने में ये आ रहा है कि ज़्यादा करके जो बैंड्स हैं वो B वाले की मिल रही। तो इसका मतलब है कि जो B वाला होगा यही क्या होगा, क्रिमिनल होगा, इसने ही क्राइम किया है। DNA फ्रॉम द क्राइम सीन, तभी इसको C लिखा गया। ऐसा मत सोचना A B C इंडिविजुअल है, नहीं, ये इंडिविजुअल नहीं, ये क्राइम वाली जगह से उठाया गया किसी इंडिविजुअल का एविडेंस है या कुछ छूटा हुआ पदार्थ है जहाँ से हमने DNA को निकाला है। और शक A और B पे है तो B वाले का ही कुछ रहा होगा, कुछ उसका सलाइवा या कुछ उसके हेयर फॉलिकल या डेड सेल, कुछ भी वहाँ पे पड़ा होगा जिससे हमने क्या निकाल लिया है, DNA फिंगरप्रिंटिंग कर ली है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हम लोग समरी पढ़ते हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, समरी में देखते हैं। समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं लॉन्ग पॉलीमर होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के। वाइल द DNA स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो DNA होता है ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। एंड RNA मोस्टली हेल्प इन ट्रांसफर एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन। बोला गया है कि यहाँ पर बताया गया कि जो हमारा DNA है ये क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, उसमें बहुत ही स्लोली वेरिएशन या स्लोली म्यूटेशन देखने को मिलता है। बट जो हमारा RNA है ना वो क्या करता है, ये ट्रांसफ़र भी करता है और एक्सप्रेशन को भी दिखाता है। मीन्स आगे चल के ट्रांसलेशन करने वाला, प्रोटीन बनाने वाला, इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता बल्कि एक्सप्रेस कराता है। दो DNA and RNA both function as a genetic material, but DNA being a chemically and structurally more stable is better genetic material। बोला गया है कि जैसा कि हम जानते हैं DNA और RNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा DNA है ये मोस्टली क्या है, केमिकली या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरली मोस्ट स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू हमारे RNA से। क्यों, पहला तो यहाँ पे रीज़न ये है कि जो हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर है या राइबोस शुगर, मैं ऐसे नॉर्मली बोलती हूँ कि जो यहाँ पे पेंटोज 5 कार्बन का राइबोस शुगर है उसके दूसरे कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, कहाँ पे, DNA में, इसीलिए डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे थाइमिन पाया जाता है, लेकिन RNA में क्या था, OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके राइबोस शुगर पे, प्लस वहाँ पे यूरेसिल पाया जाता है, जिसकी वजह से वो हाईली रिएक्टिव हो जाता है और स्टेबिलिटी कम हो जाती है। हाउएवर RNA इज द फर्स्ट टू इवॉल्व एंड DNA वॉज डिराइव फ्रॉम द RNA। ठीक है, ये भी बताया गया है कि हमारा RNA पहली बार दुनिया में आया था और RNA से ही हमारा DNA बना हुआ है, इवॉल्व है। ठीक है, द हॉलमार्क ऑफ द डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द बेसिस फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड। जैसा कि हम जानते हैं चारगा फ्रूट जो होता है डबल स्टैंडर्ड DNA पे लगता है। इसमें बताया जाता है कि जो हेलिकल फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA है डबल हेलिकल, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। जैसे कि हम जानते हैं एडेनिन जो होगा डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ ये DNA में। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्वानिन है ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ।
ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारे डीएनए के, यहाँ पे एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो दोनों डीएनए का स्ट्रैंड है ये कैसे होंगे, यहाँ पे बोल सकते हैं पैरेलल होंगे और सेम साइज के होंगे, क्योंकि जो एडेनिन है और यहाँ पे जो थाइमिन है दोनों डिफरेंट है, एक प्यूरिन है एक पिरामिडिन है। जैसे ए और जी की बात करते हैं, ये प्यूरिन है लेकिन ये किसके साथ बना रहे हैं, पिरामिडिन के साथ बना रहे हैं बॉन्ड, ठीक। The rule is that the adenine pair with the thymine through the 2 hydrogen bond and guanine with the cytosine through the 3 triple bond। बोला गया है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एडमिन है डबल बॉन्ड बना रहा है थाइमिन के साथ और हमारा गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। दिस मेक वन स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर, जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। द डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, द प्रोसेस इज गाइडेड बाय द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम ये भी जानते हैं कि जो सेंट्रोडोग्मा है डीएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है। एक बार सेंट्रोडोग्मा के बारे में बात करते हैं, डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे। रेप्लिकेशन के केस में क्या होगा, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड क्या करेगा, एज अ टेम्पलेट डीएनए की तरह काम कर रहा है, ठीक है। टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करके एक नया सिंथेसिस करेगा डीएनए, ठीक। अगर डीएनए से यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बनने से हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, जिसमें एक डीएनए का स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होगा ये आगे चल के टेम्पलेट की तरह काम करेगा और आगे चल के एमआरएनए बनाएगा। लेकिन जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड होगा उसे कोडिंग स्ट्रैंड करेंगे, वो कोई भी कोडिंग नहीं करेगा, लेकिन सारे रेफरेंस पॉइंट उससे लिए जाते हैं। आगे क्या होता है, जो एमआरएनए है वो आगे चल के अब इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करेगा, स्टोर तो करेगा नहीं, आगे चल के क्या करेगा, ट्रांसलेशन से अमीनो एसिड्स बनाएगा और देन लास्टली प्रोटीन बन जाएगा, ठीक। तो जो हमारा डीएनए है ये रेप्लिकेट कैसे करता है, सेमी कंजर्वेटिवली, मतलब कि जो पेरेंटल डीएनए होगा उसका एक स्ट्रैंड आगे चल के एक नया डीएनए बनाएगा, दूसरा वाला एक नया। तो जो भी नया डीएनए बनेगा 50% पुराना वाला डीएनए होगा, 50% नया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, a segment of the DNA that code for the RNA may be simplistic term can be refers to as gene, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, डीएनए का वह सेगमेंट, ठीक है, वह सेगमेंट, डीएनए का वह सेगमेंट जो आगे चल के क्या बना रहे, कोड कर रहे हैं आरएनए को, सिंपल वे में हम उसे क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑल्सो वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज द टेम्पलेट टू डायरेक्ट सिंथेसिस द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ आरएनए। बोला गया है कि जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जब डीएनए से आरएनए बन रहे हैं, एमआरएनए बन रहे हैं, उस टाइम क्या होता है कि एक ही जो स्ट्रैंड होगा डीएनए का, कौन वाला, 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, ये कैसे काम करेगा, एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा, जिससे हम डायरेक्टली एमआरएनए बना रहे हैं। लेकिन जो 5 टू 3 प्राइम वाला होगा वो क्या है, वो कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। इन बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, द ट्रांसक्राइब एमआरएनए इज अ फंक्शनल हेंस डायरेक्टली ट्रांसलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं बैक्टीरिया में 3 प्रोसेसेस होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए। पहला क्या है, टर्मिनेशन, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज कंबाइन करता है किसके साथ, सिग्मा फैक्टर के साथ स्टार्ट करता है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड क्या है, यहाँ पे इलोंगेशन, यहाँ पे अकेले ही आरएनए पॉलीमरेज पूरा इलोंगेट करता है, पूरा एमआरएनए बनाता है। थर्ड क्या है, टर्मिनेशन, रोकना है, अब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो चुका है तो यहाँ पे आपको रो फैक्टर के साथ हमारा आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। लेकिन जो इनके एमआरएनए होते हैं उनके पास क्या होते हैं, एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कोडिंग सीक्वेंस जो आगे चल के क्या करने वाले, ट्रांसलेशन करने वाले हैं, नो प्रॉब्लम। इसी वजह से कभी कभी ऐसा होता है बहुत बार कि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं या प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एक तरफ अभी एमआरएनए बन ही रहा है तो दूसरी साइड से ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए बोला जाता है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कपल्ड है, मीन्स एक साथ हो जाते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं यूकैरियोट में। यूकैरियोट द जीन इज स्प्लिट। स्प्लिट जीन का मतलब क्या है, डीएनए जो यहाँ है उससे हमारा एमआरएनए बना, ठीक है, डीएनए से हमारा यहाँ पे एमआरएनए बना। लेकिन जो हमारा एमआरएनए है ना ये स्प्लिट हो गया। स्प्लिट का मतलब बीच बीच में इंट्रॉन आ गया, कहीं कहीं एक्सॉन है, ये इंट्रॉन हो गया, ठीक है। और कौन कौन हमारे रेड वाले क्या है, एक्सॉन है। जो एक्सॉन होंगे हमारे लिए अच्छे हैं, यही क्या करने वाले हैं, आगे ट्रांसलेशन करने वाले। बट होता क्या है, बीच बीच में इंट्रॉन आ जाते हैं तो इसकी वजह से हमारे जीन क्या है, स्प्लिट हो जा रही है, दूर दूर हो जा रही है, बट जा रही है। तो इस इंट्रॉन को हमें हटाना है, ठीक है। तो ये हमारे एमआरएनए में तो नहीं आते हैं डायरेक्टली, ये हमारे एचएनआरएनए में आते हैं, ठीक है। तो हमें एमआरएनए बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, एचएनआरएनए को प्रोसेस्ड करना पड़ता है। ये हमारे एचएनआरएनए हैं, ठीक है। आगे चल के फिर एमआरएनए बनेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन वाले सीक्वेंस होंगे। तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में डीएनए से एचएनआरएनए बनते हैं जिसमें आपको स्प्लिट जीन देखने को मिलते हैं। जो जीन है स्प्लिट है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन इंट्रॉन है। अब इंट्रॉन को हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई भी कोडिंग नहीं करेगा, आगे चल के कोई प्रोटीन नहीं बनाने वाला। तो हमें इसे रिमूव करने के लिए स्प्लाइसिंग करना पड़ता है और 5 प्राइम पे जो एचएनआरएनए है वहाँ पे हमें कैपिंग करना पड़ता है 7 मिथाइल
गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। और थर्ड पे हमें क्या करना पड़ता है, टेलिंग करना पड़ता है, तब जाके हमारे इंट्रॉन निकलते हैं और हमारे एक्सॉन को डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ते हैं और लास्टली हमारा एमआरएनए बन के तैयार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बट समरी में दिया है तो थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर रही हूँ। द कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन आर इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन। ठीक है, जो हमारे यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एचएनआरएनए जो बन रहे हैं ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस कौन है, एक्सॉन है, यही आगे चल के ट्रांसलेशन करने वाले हैं। बट बीच बीच में यहाँ पे कौन आ गए हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ गए इंट्रॉन, जो आगे चल के कोई भी प्रोटीन नहीं बनाएंगे। ठीक है, इंट्रॉन आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन आर ज्वाइंट टू प्रोड्यूस अ फंक्शन आरएनए बाय स्प्लाइसिंग। बोला गया है कि इंट्रॉन को हटाया जाता है, एक्सॉन को जोड़ा जाता है। अगर यहाँ से इंट्रॉन हटेगा तो हमारे एक्सॉन के बीच में क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंट, जगह खाली हो जाएगी, गैप हो जाएगी। उसको भी जोड़ने के लिए हमें डीएनए लाइगेज की मदद की जरूरत पड़ती है। और ये किसकी मदद से हो रहा, कौन से प्रोसेस, स्प्लाइसिंग की। द मैसेंजर आरएनए contain the base sequence that are read in the combination of 3 to make a triplet जेनेटिक कोड टू कोड फॉर द अमीनो एसिड। ठीक है, जो हमारा मैसेंजर एमआरएनए जो है ये आगे चल के बेसिस बनाएगा 3 का, जो बेसिस होंगे 3 बेसिस के फॉर्म में होंगे, ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे, जिसे हम कोडान बोलते हैं। इस कोडान से हम अमीनो एसिड को जनरेट करते हैं, क्योंकि आगे कॉम्प्लीमेंट्री वाला सिस्टम नहीं चलेगा। जैसे कि डीएनए से जब एमआरएनए बन रहा है या फिर एचएनआरएनए बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो नाइट्रोजनस बेस एक स्ट्रैंड पे प्रेजेंट है डीएनए के, वो आके जो एमआरएनए एचएनआरएनए बन रहे हैं उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बन जा रहा था। लेकिन जब एमआरएनए से ट्रांसलेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनेगा, यहाँ पे बल्कि आपको कोडान को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जनरेट करने के बाद कोडान से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा 3 नाइट्रोजन बेस से, जिससे अमीनो एसिड जिससे कोड होते हैं वो अमीनो एसिड आके जुड़ते जाएंगे। The genetic code is read again on the principle of the complementary by the tRNA that act as the adapter molecule। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, tRNA का होता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, क्योंकि जो tRNA होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, कैरियर मॉलिक्यूल बोलते हैं। मोस्टली सॉल्युबल ये मॉलिक्यूल होता है, सबसे छोटा भी होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। जो tRNA है इसका जो स्ट्रक्चर है लाइक दिस, कुछ इस तरीके से इसमें लूप देखने को मिलेंगे, एक 3rd प्राइम होगा, 5 प्राइम होगा। ठीक है, जो इसका एंटी कोडान लूप जो है, एंटी कोडान लूप जो है ये क्या करता है, यहाँ पे ये हमारा एमआरएनए है, इस पे जो भी कोडान्स होंगे 3 बेस पेयर होंगे उनको रीड करके इनके साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा अपने एंटी कोडान लूप पे। और जो यहाँ पर जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेसेस हैं, जो भी यहाँ पे कोडान है उसके अमीनो एसिड को कहाँ जोड़ लेगा, अपने 3rd प्राइम में जोड़ लेगा। ठीक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन में। तो याद रखिएगा कि जो हमारा एडॉप्टर मॉलिक्यूल tRNA है ये सबसे छोटा है, सॉल्युबल है, कैरियर मॉलिक्यूल ये बोल सकते हैं। इसके पास क्या है, इसकी जो बॉडी है या इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर 2D में देखेंगे तो क्लोवर लीफ लाइक है, 3D में देखेंगे तो इन्वर्टेड एल है। ठीक है, इसके 2 पार्ट को बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है। पहली तो इसका क्या है, एक लूप जो है इसको क्या बोलते हैं, एंटी कोडान लूप। क्यों, क्योंकि वही जाके एमआरएनए के पास जाके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। जो भी एमआरएनए के पास यहाँ पे 3 नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, अपने एंटी कोडान वाले लूप में उन्हीं के अपोजिट वाले कॉम्प्लीमेंट्रीज को बनाएगा, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और जो इसका 3 प्राइम होगा वहाँ पे ये जो एमआरएनए पे सीक्वेंसेस लिखे गए हैं नाइट्रोजनस बेसिस के, मीन्स जो कोडान लिखे गए अमीनो एसिड को जोड़ेगा। ठीक है, देयर आर स्पेसिफिक tRNA फॉर एवरी अमीनो एसिड। ठीक है, सारे अमीनो एसिड के अपने खुद के tRNA होते हैं, मीन्स हर एक अमीनो एसिड का अपना एक स्पेसिफिक tRNA है। The tRNA bind to specific amino acid at one end and pair through the hydrogen bond with code on the mRNA through its the anticodon। Very important line, शायद NCERT में नहीं लिखा गया बट ये ट्रांसलेशन में समझाया जाता है। बोला गया है कि जो हमारा tRNA है ये क्या करता है, हर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को अपने 3rd प्राइम पे, यहाँ पे जो 3rd प्राइम का एंड है यहाँ पे जोड़ रहा है, लेकिन खुद इसका जो एंटीकोडान लूप है, ठीक है, जो इसका एंटीकोडान ये जो लूप है ये क्या कर रहा है, खुद यहाँ पे mRNA, ये हमारा कौन है, mRNA है, उसके जो यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ठीक है, यहाँ पे एमआरएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो हमारे एंटी कोडान लूप है उनके साथ क्या कर रहा है, यहाँ पे खुद कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और एक साइड क्या कर रहा है, अमीनो एसिड को जोड़ रहा है। The site of translation protein synthesis is ribosome which bind to the mRNA and provide a platform for the joining of amino acid। जैसा कि हम जानते हैं ये ट्रांसलेशन का साइट क्या है, राइबोसोम है। राइबोसोम ज़्यादा करके साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, इसके अलावा आपको 2 ऑर्गेनल्स में और देखने को मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम के बिना कोई भी ट्रांसलेशन शुरू नहीं होता है। राइबोसोम आएगा, सारे mRNA के सीक्वेंस को पढ़ेगा और फटाफट अमीनो एसिड को जोड़ता हुआ चला जाएगा।
वन ऑफ द आरएनए, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ द आरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन विच इज एन एग्जांपल ऑफ आरएनए एंजाइम दैट इज राइबोजाइम। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड के बने हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में कौन होगा, आरएनए से बना हुआ हमारा जो एंजाइम होगा उसे क्या बोलेंगे, राइबोजाइम बोलेंगे। जो राइबोजाइम है ये क्या है, आरएनए से बना हुआ, जो क्या कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है कि जल्दी जल्दी अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना रहा है फटाफट फटाफट। 23 एसआरएनए है बैक्टीरिया में, 28 एसआरएनए होगा यूकैरियोट्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस दैट हैज इन्वॉल्व अराउंड द आरएनए इंडिकेटिंग दैट लाइफ बिगन अराउंड द आरएनए। ठीक है, बोला गया कि ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आरएनए के अराउंड हो रहा है, आरएनए से ही क्या हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, बोल सकते हैं अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं एमआरएनए से ही। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लाइफ की शुरुआत हुई है, लाइफ की जो बिगिनिंग हुई है वो कहीं ना कहीं आरएनए के अराउंड हुई है। ठीक है, आरएनए इज द मोस्ट डोमिनेटिंग। डीएनए ने क्या किया है कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखा, कंजर्व करके रखा, बट आरएनए से बर्दाश्त नहीं होता, वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। जो भी उसको मटेरियल मिला उसके कान में आई बातें वो तुरंत एक्सप्रेस कर देता है फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सिंस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आर एनर्जेटिकली वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेसेस, दीज हैव टू बी टाइटली रेगुलेटेड। जिसका मतलब ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, जो डीएनए से आरएनए बन रहे हैं, और ट्रांसलेशन जो आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, इनमें क्या होता है, पैसा लगता है, एटीपी लगता है, खर्चा होता है, इसीलिए कैसे होता है, एक्सपेंसिव प्रोसेसेस होते हैं। रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इज प्राइमरली स्टेप फॉर द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। अगर आपको किसी जीन को एक्सप्रेस करना है, आप चेंज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन के साइड पर ही चेंज कर सकते हैं इन प्रोकैरियोट्स, जो कि हम देख चुके हैं। कई लेवल हैं जहाँ पे अगर आपको जीन में चेंजेस करना है, जीन को अपने अकॉर्डिंग रेगुलेट कराना है, तो प्रोकैरियोट में आप ट्रांसक्रिप्शन में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन तुरंत होने लगता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक्सॉन वाले जो हमारे कोडिंग जीन है वही प्रेजेंट है। लेकिन हम बात करते हैं यूकैरियोट में, तो आप 4 लेवल पे कर सकते हैं। पहला, जब हमारा बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा, मीन्स पहली बार तो एचएनआरएनए बनेगा जहाँ पर एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन होगा, वहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमारे एचएनआरएनए से जब एमआरएनए बनेगा स्प्लाइसिंग मदद से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तब चेंज कर सकते हैं जब हमारा एमआरएनए तैयार है, न्यूक्लियस के अंदर बन चुका है, अब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर रहा है, तब कर सकते हो। लास्टली ट्रांसलेशन वाली स्टेप पे कर सकते हैं। तो 4 लेवल हुआ। प्रोकैरियोट में एक जगह जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, क्योंकि ट्रांसलेशन उसी के बाद होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है जो क्या करते हैं, प्रोटीन तुरंत बनाते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे जो ह्यूमन है या यूकैरियोट्स से, वहाँ पे 4 लेवल हो गया। पहला एचएनआरएनए बना, एमआरएनए बना, मीन्स प्रोसेस्ड हुआ एचएनआरएनए। लास्टली जो हमारा एमआरएनए बन के तैयार है, न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म की तरह जा रहा है वहाँ पे, एंड फोर्थ ट्रांसलेशन। इन बैक्टीरिया मोर देन वन जीन इज अरेंज टुगेदर एंड रेगुलेट इन अ यूनिट कॉल्ड एज ओपेरान। बोला गया है कि बैक्टीरिया में एक से ज़्यादा जीन अरेंज होती है और रेगुलेट करती हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपेरान। जैसे कि लैक ओपेरान, लैक्टोस ओपेरान है, देखिए इज अ प्रोटोटाइप ओपेरान। ये तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया है, स्टमक, ठीक है, यहाँ पे पूरा लैक ओपेरान इज द प्रोटोटाइप ओपेरान इन बैक्टीरिया विच कोड फॉर अ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज। ठीक है, बोला गया है कि जो लैक ओपेरान है ये क्या है, प्रोटोटाइप ओपेरान है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं ऐसे ओपेरान है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप का मतलब ये हुआ कि जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं इस टाइप के ओपेरान होते हैं, और इनका काम क्या है, इनका मेन काम यही है, मेन उद्देश्य यही है कि अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ लैक्टोज है और लैक्टोज इनकी बॉडी में आ गए, सेल के अंदर आ गए हैं, तो उस लैक्टोज को तोड़ना और उनसे एनर्जी लेना। The operon is regulated by the amount of lactose in the medium where bacteria are grown। जो ओपेरान है हमारा लैक ओपेरान, ये तभी काम करता है सही से जब लैक्टोज हमारे बैक्टीरिया के चारों तरफ है। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो अंदर जाएगा, ये परमियस की मदद से, सेल मेम्ब्रेन की मदद से ये अंदर जाएगा सेल में। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे देखने को मिलेगा जो हमारे रिप्रेसर प्रोटीन थे वो जो आगे चल के ऑपरेटर से बाइंड कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इंड्यूसर आ चुका है, लैक्टोज आ चुका है, लैक्टोज जाकर रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, जो आई जीन से निकला हुआ है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है, उससे बाइंड करता है, उसे इनएक्टिवेट करता है, और आरएनए पॉलीमरेज आगे स्ट्रक्चर जीन के पास जाके वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं। ठीक है, जो ZYA जीन था ये सब क्या करते थे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बना रहा है जेड जीन, जो आगे चल के लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में, जिसको एनर्जी के फॉर्म में हमारी बैक्टीरिया लेने वाली है, इकोलाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वाई परमियस बन रहा है, जो परमिबिलिटी कराता है, में जो लैक्टोज है उसको अंदर आने की अनुमति देता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ए से, तो ट्रांस एसिटिलेज है जो
एक्टिविटी को बढ़ाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो गया, परमियस की एक्टिविटी को बढ़ाता है। अगर चारों तरफ यहाँ पे बोल सकते हैं सराउंडिंग में लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आरएनए पॉलीमरेज तो बाइंड करेगा ही, किसके साथ, हमारे प्रमोटर के साथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जो आई जीन है वो हमेशा हमेशा उसका काम है रिप्रेशर प्रोटीन बनाना, लेकिन यहाँ पे कोई इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं है, मीन्स लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है, तो हमारे जो रिप्रेशर प्रोटीन उससे बाइंड नहीं करेगा। जब उससे बाइंड नहीं करेगा, आगे चल के फिर से वो ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा और ब्लॉक हो जाएगा रास्ता किसके लिए, हमारे आरएनए पॉलीमरेज के लिए, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। Therefore, this regulation can be viewed as a regulation ऑफ अ सिंथेसिस ऑफ इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, इस वजह से ये जो रेगुलेशन हो रहा है, लैक्टोज को तोड़ा जा रहा है मेटाबॉलिज्म, इसको हमने पहले ही देख लिए हैं कि जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, आगे चल के लैक्टोज इसके लिए क्या बनता है, सबस्ट्रेट बनता है। और लैक्टोज को किस में तोड़ते हैं, इसको ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ के एनर्जी लेती है हमारी बैक्टीरिया ग्लैक्टोज। ठीक है, आगे पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज मेगा प्रोजेक्ट दैट एम टू सीक्वेंस द एवरी बेस इन द ह्यूमन जीनोम। बोला गया कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये कैसा है, मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत विशाल प्रोजेक्ट था, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य था कि जितने भी जीनोम है ह्यूमन की, बोल सकते हैं डीएनए पे, सबको क्या करना, सीक्वेंस करना। जितने भी बेसिस प्रेजेंट है, जीनोम का मतलब क्या है, सिंगल सेट ऑफ या हैप्लॉइड सेट ऑफ, हम बोल सकते हैं हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम या जीन्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम। तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या 46 क्रोमोसोम है, 22 पेयर जो होते हैं सेम होते हैं, तो हमने पेयर के फॉर्म में नहीं लेना, हम बोले 44 क्रोमोसोम सेम होते हैं, इसका मतलब 22 हैप्लॉइड सेट में लिखा, एक्स वाई जो होते डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने हो गए जीनोम, 24 जीनोम हो गए। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या होना है, पूरा रिसर्च होना है कि कहाँ कहाँ पे जीन प्रेजेंट है। और जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये 13 साल तक चला था, 1990 से 1990 से स्टार्ट हुआ था 2003 तक। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट हैज़ इल्ड मच न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में आपको नए नए इन्फॉर्मेशन देखने को मिले, किस तरीके से जीन प्रेजेंट है, कितने बेसिस हैं, कितना खर्चा हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ था। जैसे कि हम जानते हैं एक बेस के लिए, यहाँ पे एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए यहाँ पे $3 लगा था, $3 लगा था। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। तो हम इसको आगे देख सकते हैं, तो पूरा हमारे पास कितने बेस पेयर थे, 3, अगर हैप्लॉइड के फॉर्म में देखते 3 × 10⁹ बेस पेयर थे, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो $9 बिलियन लगे हुए थे। अगर इतना सब कुछ तो पैसा लग गया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन निकला, जो हमारा ह्यूमन जीनोम है उससे जो इन्फॉर्मेशन डाटा निकला, अगर हम उसको स्टोर करना चाहें, किसी एक मैनुअल, किसी बुक में रखना चाहें, ठीक है, तो हमारे पास 3300 किताब होनी चाहिए, जिसमें हर एक किताब में 1000 पन्ने होने चाहिए और हर एक पन्ने पे 1000 लेटर्स लिखने चाहिए। मतलब कि इतना ज़्यादा डाटा कलेक्टेड हो गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कि आपको 3300 बुक चाहिए, और हर किताब में, हर एक बुक में 1000 पन्ने, और हर एक पन्ने पे, ठीक है, किताब में 1000 पन्ना और हर एक पन्ने पे 1000 यहाँ पे कोडान्स, 1000 नाइट्रोजन बेसिस लिखे गए हैं, लेटर्स लिखे गए हैं। सोचिए इतना सारा डाटा एक्यूमुलेट हुआ था। मेनी न्यू एरिया एंड एवेन्यू हैव बीन ओपन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। नए नए एरिया बने, जैसे कि हम बायो इन्फॉर्मेटिक में देखते हैं कि जहाँ पे आपको कंप्यूटर की मदद से जितना भी जीनोम में सीक्वेंस किया गया है उसको स्टोर करके रखा गया है। ठीक है, DNA fingerprinting is a technique to find out the variation in individual in population at a DNA level. Very important line, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप वेरिएशन पता कर सकते हैं इंडिविजुअल में, कहाँ, पॉपुलेशन के लेवल पे। देखिए यहाँ पे आप किसी स्पीसीज में नहीं, पॉपुलेशन में देखेंगे, डीएनए के लेवल पे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन सकता है। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है टेक्निक, ऐसी टेक्निक है जहाँ पे आप वेरिएशन देख सकते हैं इंडिविजुअल के बीच में किसी पॉपुलेशन पे एट अ डीएनए लेवल। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पॉलीमॉर्फिज्म इन अ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं पक्का, ये किस पे काम कर रहा है, इसका प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस, तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन सकता है। इट हैज़ इमेंस एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ द फॉरेंसिक साइंस, जैसा कि हमने देखा क्राइम वाला केस, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, आपको जीन में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, आगे जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होंगी, नए नए ऑर्गेनिज्म, नए नए स्पीसीज बनेंगे, उसमें भी आप इसका एक बोल सकते हैं एग्जाम्पल, एप्लीकेशन देख सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। आगे देखिए, यहाँ पे एक स्टैंड दिया गया है डीएनए का, तो आप दूसरा स्टैंड बना सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे, इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्टैंड ऑफ डीएनए इज रिटन एज फॉलोज, देन यू हैव टू राइट द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ 5' to 3'। 5 to 3 बोला गया है, मतलब यहाँ पे 5 से 3 है, तो यहाँ पे 3 to
5 बनेगा, याद रखिएगा, अपोजिट होगा, ठीक है। आप इसको बना सकते हैं एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, ठीक है, यहाँ पे बन सकता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब है कि वो ऐसा डीएनए का स्ट्रैंड जो नाम से कोडिंग स्ट्रैंड है बट आगे चल के कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा है, ठीक है। इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट राइट एज फॉलो, राइट डाउन द एमआरएनए, एमआरएनए कैसा होगा। तो याद रखिएगा कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन जो भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है डीएनए का एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है, दैट इज 3' to 5'। जो 5 से लेकर 3' होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, उससे सारे रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं। बस अगर आपको एमआरएनए बनाना है तो आपको सेम यही रखना है 5 to 3', क्योंकि जो कोडिंग स्ट्रैंड है सारे रेफरेंस यहीं से लिए जाते हैं, तो आपको क्या करना है 5 to 3' रखना है। बस जहाँ जहाँ पे थाइमिन है, जहाँ जहाँ पे थाइमिन है वहाँ पे आपने क्या करना है, यूरेसिल रख देना है, क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, एमआरएनए बना रहे हैं। जहाँ जहाँ पे थाइमिन वहाँ पे यूरेसिल, बाकी सब कुछ ऐसे ही कॉपी डाउन कर लेना, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे एक स्ट्रैंड डीएनए का दिया गया है, दूसरा स्ट्रैंड पूछ रहा है, याद रखिए यहाँ पे 5 to 3', तो आपको इधर से बताना है, ये मैंने सीक्वेंस सही लिखा, ठीक है, किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे थाइमिन ही रहेगा क्योंकि डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड पूछा गया है। लेकिन बोला गया कि अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया जाए ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो आप एमआरएनए बनाइए, तो आपको बहुत ईजी है, ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डीएनए का 2 स्ट्रैंड होते हैं, जो 3 to 5' वाला होता है, वही क्या करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से 5 to 3 काम करता है, तो इससे क्या कर सकते हैं, हम इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, लेकिन थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। बट अगर कोडिंग स्ट्रैंड दे दिया गया है, नाम से कोडिंग स्ट्रैंड है बट काम कोई नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में, तो आपको क्या करना है 5 to 3' सब कुछ वही सेम टिक टू उतार देना है। बस जहाँ जहाँ थाइमिन है वहाँ यूरेसिल, जहाँ जहाँ थाइमिन है वहाँ यूरेसिल, आपका ये एमआरएनए बन के तैयार है। बाकी और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। कल हम लोग जितने भी PYQ नीट में आ चुके हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।